ये कहते हैं कि विरासत में रियासत मिल सकती है लेकिन सियासत नहीं। वक्त की कोख से जब बदलाव जन्म लेता है तो बड़े बड़े किलों की दीवारें दरकने लगती हैं। विरासत में मिली सत्ता मेहनत से कमाई गई साख के आगे अक्सर बौनी पड़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर मिश्रा और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा लगता है कि जनता अब सरनेम पर नहीं बल्कि सर्विस पर मुहर लगा रही है। जिस बीएमसी पर 25 साल से ठाकरे ब्रांड का ठप्पा था, आज वो टैग हट गया। पहली बार बीएमसी में महायुति का परचम बुलंद हुआ। ठाकरे ब्रदर्स की विरासत वाली सियासत चुनावी मुद्दों में फेल कैसे हुई? ठाकरे ब्रांड के धूमिल होते वर्चस्व को आज हम कचहरी की पहली पेशी में रखेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सिक्का हमेशा बुलंद नहीं रहता, यह बात विरासत वालों के लिए चेतावनी है और जमीन से उठने वालों के लिए उम्मीद। आज आपको महायुति के महानायक से मिलवाएंगे जिनकी रणनीति ने बिना किसी बड़े केंद्रीय चेहरे के बीएमसी के किले पर महायुति की जीत की पताका फहराई। कचहरी में आज दूसरी पेशी में देवा भाव यानी देवेंद्र फडणवीस के चाणक्य नीति को पेश किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी पेशी में 2026 के बीएमसी चुनाव के नतीजों में बात करेंगे कि अघाड़ी की गाड़ी का इंजन तो दमदार था, लेकिन कैसे स्टीयरिंग पर कंट्रोल ना होने, ड्राइवरों के बीच में तालमेल ना होने के चलते वो गाड़ी डीरेल हो गई। बीएमसी के इम्तिहान में महाअघाड़ी के कैसे अटकी ये गाड़ी, ये आपको दिखाएंगे। और उसके बाद चौथी पेशी रात 10:30 बजे एक बार फिर आपको तेहरान लेकर चलेंगे, जहां ईरान में बड़े डेवलपमेंट हुए। हिंसा के बीच मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। अमेरिका कह रहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सारे ऑप्शन खुले हैं। ईरान भी ईंट का जवाब पत्थर देने की बात कर रहा। सवाल फिर वही कि क्या ईरान में हिंसा का अंत जंग के साथ होगा, यह आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात बीएमसी चुनाव की, क्योंकि 25 साल बाद बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। तो आज पूरे दिन देश की निगाहें जो थी वो मुंबई पर थी, क्योंकि बीएमसी चुनाव नतीजों को लेकर बड़े बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी थी। और ये चुनावी नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि बीएमसी का करीब 75,000 करोड़ का बजट कई छोटे राज्यों से बड़ा है। इस बार मैदान में बीजेपी और शिवसेना थी। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे साथ लड़ रहे थे। कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी। लेकिन लोकल चुनाव के जब नतीजे आए तो ब्रांड ठाकरे को बहुत बड़ा डेंट लगा। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में से 23 में महायुति क्लीन स्वीप दिखाई पड़ी। नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली। कुल मिलाकर जो ब्रांड ठाकरे एक जमाने में महाराष्ट्र में बड़ी पावर नजर आ रहा था, कई सालों तक पावर का सेंट्रल पॉइंट था, अब लोकल चुनाव में भी उसकी हालत पतली है। जहां तक बीएमसी चुनावी नतीजों का सवाल है तो वहां भी ठाकरे के सियासी वर्चस्व का अंत होता दिख रहा है। अब आप सोचिए कि 25 साल से शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा था, राज कर रहे थे वो, लेकिन इस बार ब्रांड ठाकरे मुंबई की मेयर वाली कुर्सी से दूर हो गया। सवाल कि अब ठाकरे ब्रदर्स के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना अपना खोया हुआ वर्चस्व हासिल कर पाएगी? क्या आने वाले चुनाव में करिश्मा होगा, या फिर ठाकरे ब्रांड जो है उसका सिस्टम पुराना हो चुका है? क्या हिंदुत्व वाली लाइन से अलग हटकर चलना उद्धव ठाकरे के लिए गलती साबित हो रहा है? आज कचहरी में ब्रांड ठाकरे पर पहली बड़ी पेशी। कभी महिला को मारा, कभी बुजुर्ग को पीटा, कभी दफ्तरों में घुसकर गुंडागर्दी, कभी दुकान के बाहर ऑटो वाले को पीटा। आवाज आवाज मराठी मानुष के नाम पर जो किया जा सकता था वो किया। ये बताने की कोशिश हुई कि मराठी अस्मिता का खैरख्वाह अगर कोई है तो वो है ठाकरे बंधु। लेकिन महाराष्ट्र लोकल बॉडी के चुनाव नतीजे जब सामने आए तो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का संदेश यही था कि अब ठाकरे बंधुओं का ब्रांड मराठी वाला सिस्टम एक्सपायर हो चुका है। भाषा की राजनीति वाला सॉफ्टवेयर जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। पब्लिक को विकास का अपग्रेडेड वर्जन चाहिए,
न कि क्षेत्रवाद और भाषा के खांचे में बांटने वाली नफरत की सियासत। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे यायचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि सवाल ये नहीं है कि ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने रिजेक्ट किया, सवाल तो ये है कि अब महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे नाम की विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे बचेगी। सियासत में एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करने वाले उद्धव के पास अब क्या ऑप्शन बचे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ठाकरे बंधुओं, खासकर उद्धव के लिए यह सिचुएशन आई क्यों? इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। 5 जुलाई 2025, वर्ली, मुंबई। 20 साल में पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए। तब भी सवाल यही थे कि आखिर दोनों ने गिले शिकवे खत्म करने के लिए मन साझा किया या सियासत को बचाने के लिए। तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन राज कहते सुनाई दिए कि हिंदी के विरोध में साथ है। आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा। यूबीटी ने तो पहले ही कह दिया है कि साथ में आए हैं हमेशा हाथ में रहने के लिए, हमेशा साथ में रहने के लिए, लेकिन एमएनएस ने ऐसा कहा हो, ये कोई ऐसी कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे में वोट बैंक के गणित में ये दोनों भाई साथ में आए, इससे उनका बहुत बड़ा फायदा हुआ हो ऐसा इस समय नहीं लगता, और इसीलिए ये युति एक दूसरे के कंपल्शन के साथ आगे कितनी बढ़ पाएगी ये भी सवाल है। महाराष्ट्र के सियासत में ये सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी के वापसी का संकेत नहीं था, बल्कि ये जताने और बताने की कोशिश थी कि मराठी मानुष के मुद्दे पर अगर अभी साथ नहीं दिखे तो आगे का सियासी सफर मुश्किल में पड़ सकता है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी का वोट कॉम्बिनेशन एक ही था। दोनों को ये लगा था कि मराठी वोट को एक साथ लाकर सांध दिया जाएगा, मगर इस बांटने वाली राजनीति को लोगों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। एक तरफ जहां बीजेपी विकास और अपने काम के दम पर लोगों के बीच जाती रही, वहीं उद्धव और राज ठाकरे इमोशनल कार्ड खेलते रहे। लोकल लेवल पर 25 साल पुराना अपना दबदबा बरकरार रखने का दम भरते रहे, मगर कोई पैतरा काम नहीं आया। अभी देखिए, ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के अगेंस्ट वोटर्स कंप्लेंट कर रहे थे। वो क्या पार्टी, हमारे पार्टी की नहीं, सब पार्टी के हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आपने देखा होगा। मुंबई जरूर महाराष्ट्र की राजधानी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें यहाँ के जो मराठी लोग हैं, भूमिपुत्र है, उनके कुछ समस्या है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये हिंदू हित की बात कहाँ आ गई? धर्म रक्षक सर सेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। कभी जिनकी मौजूदगी भर से सियासत का रुख तय हुआ करता था, आज वो अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में है। एक दौर था जब महाराष्ट्र में सियासत का सेंटर मातोश्री हुआ करता था, यानी महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। सरकार किसी की भी हो, अगर मातोश्री का आशीर्वाद नहीं तो सियासी जमीन पर टिकना मुश्किल था। समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। सन 1989 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन, जो वैचारिक आधार पर भारत के सबसे पुराने अलायंस में से एक बना। जब तक बाल ठाकरे जिंदा रहे, तब तक महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के सामने बिग ब्रदर के रोल में रही। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की सियासत का भगवा बुलंद करते रहे, और उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी मातोश्री जाकर उनसे मिला करते थे। जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? दिल्लीमध्ये बसलेले
JKL म्हणून ती आहे फ्रंट तिकडूनची काश्मीरमध्ये राष्ट्रवादी मुसलमान म्हणजे तरी काय? म्हटलं म्हणजे तरी काय? ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे. शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असते. This is my party. It's my child. I have to take the decision how it should be. Without breaking your rules and regulations, we are prepared for any adjustment, but you can't drop it totally. You can't, because we have our own conceptions and ideas and ideologies, how it should be and how it should not be. How can you stop it under that garb, democracy? बाल ठाकरे की शिवसेना अपनी स्ट्रीट पॉलिटिक्स यानी कि सड़क की राजनीति के लिए जानी जाती है। बंद विरोध प्रदर्शन और आक्रामक आंदोलनों ने बाल ठाकरे को मुंबई का बेताज बादशाह बना दिया। बात जब बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी को चुनने की आई, तब बाला साहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे किया। भतीजे राज ठाकरे ने साल 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया और उनसे अलग हो गए। 2006 में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। राज ठाकरे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मातोश्री पर फोटोग्राफर उद्धव ठाकरे को बतौर नए लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा था। फिर साल 2012 आया जब बाल ठाकरे अपनी विरासत छोड़कर दुनिया से चले गए। उद्धव ठाकरे शिवसेना के लीडर थे। मुंबई में पकड़ मजबूत थी, लेकिन जूनियर ब्रदर धीरे धीरे बीजेपी मजबूत हो रही थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सियासत के शिखर पर पहुंचे तो दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना अलायंस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाजी मारी। बीजेपी 122 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना 63 सीट के साथ नंबर 2 पर रही। फडणवीस सीएम बने, उद्धव कुर्सी से दूर रहे। साल 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी का ग्राफ सबसे ज्यादा सीट यानी 82 तक पहुंच गया। शिवसेना के 84 कॉर्पोरेट रहे, यहां मेयर शिवसेना का बना। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे भी आगे बढ़ रहे थे। 2007 में बीएमसी चुनाव में उनके 7 कॉर्पोरेटर जीते। 2009 विधानसभा चुनाव में 13 विधायक, 2012 के बीएमसी चुनाव में 28 कॉर्पोरेटर हो गए। लेकिन 2014 के बाद राज ठाकरे की ताकत घटने लगी। पहले विधायक और कॉर्पोरेटर घटे, फिर साल 2024 के विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इधर उद्धव ठाकरे 2019 में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी से अलग हो गए। ऐसा उन्होंने किया, लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस और पवार से हाथ मिलाने के बाद वो सीएम तो बने, लेकिन कोर वोटर में डेंट पड़ गया। 2.5 साल बाद जून 2022 में शिवसेना के अंदर एक बड़ा भूचाल आ गया। बाला साहब ठाकरे के चहीते और शिवसेना के जमीन से जुड़े हुए नेता एकनाथ शिंदे ने अपने 40 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर दी। और असर ये हुआ कि 29 जून 2022 को ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले ही दिन एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की सियासत का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। बाद में तो असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी। पार्टी का नाम तक उद्धव का नहीं रहा। अब जब दोनों भाई साथ आ गए तो मुंबई को छोड़कर बाकी नगर निगम में अस्तित्व बचाने का संकट दिखाई दिया। वो मतलब सत्ता में आने के लिए एडजस्टमेंट करने का सबको अधिकार है, उसके मुताबिक ठाकरे बंधु एक साथ आए थे। लेकिन जिस तरह उनको लगा था कि भाई बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, तो उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ठाकरे बंधु एक साथ आने से जो उत्तर भारतीय होट है, दूसरा गुजराती होट है, साउथ इंडियन होट है, उनको नहीं मिल पाया है। लेकिन जहाँ मराठी लोगों की संख्या ज्यादा है, वहाँ उनको सफलता नहीं मिल रही है। बहरहाल बीएमसी चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब केवल सरनेम के सहारे सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। जनता ने बता दिया कि इमोशनल कार्ड और विरासत की दुहाई एक सीमा तक काम करती है।
आखिर में तो काम और गठबंधन की केमिस्ट्री ही चलती है। देखिए, आसान शब्दों में समझें तो कुर्सी जो है वो किसी की जागीर नहीं है। कल जिनके नाम के नारे लगते थे, आज उनके लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल। और कल जो हाशिए पर थे, आज वो किंग मेकर है, किंग भी है। देवेंद्र फडणवीस की कहानी इसी सिक्के के दूसरे पहलू की है। वो किसी बड़े सियासी खानदान के वारिस नहीं, उनके पास कोई तैयार जमीन नहीं थी। पार्षद की कुर्सी से धूल झाड़कर अपना सफर शुरू किया। जब 2022 में उनका सियासी सिक्का कमजोर पड़ता दिखा, जब उन्हें सीएम से डिप्टी सीएम बनाया गया, तब दुनिया ने कहा खेल खत्म हो गया। लेकिन देवाभाऊ ने सिखाया कि सिक्का अगर गिर जाए तो फिर से उछालने की उनमें हिम्मत है, और यही असली सियासत है। देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में बिना किसी बड़े केंद्रीय चेहरे की जो जीत हासिल की, वो इस बात का प्रमाण है कि विरासत से मिली सत्ता मेहनत से कमाई गई साख के आगे अक्सर छोटी पड़ जाती है। आखिर देवाभाऊ ने कैसे बीएमसी चुनाव की दिशा और दशा बदली? देवाभाऊ की वो चाणक्य नीति क्या थी? कितनी सधी थी जो ब्रांड ठाकरे पर भारी पड़ी? और महाराष्ट्र में वो करिश्मा हुआ जिसकी आस 25 साल से बीजेपी को थी। अब कचहरी की इस नई पेशी में महायुति के महानायक देवाभाऊ की चुनावी विसात को फेस करते हैं, जिनके विरोधियों की ध्रुवीकरण की राजनीति को आज पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। छत्रपतींवर निष्ठा वाढवली मोदींनी देशाची प्रतिष्ठा। शिव छत्रपतींचा सेवक तेजोमय रुद्र महाराष्ट्रात देवेंद्र। महायुति के इस महाजश्न के पीछे का सूत्रधार महाराष्ट्र की सियासत का एक महानायक है। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर महायुति की जीत का परचम लहराने वाला, महायुति को जनवरी में जीत की दिवाली का गिफ्ट देने वाला एक धुरंधर है। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडतो। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापिस आऊंगा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के नतीजे आए, अटकलों का शोर थम गया। महायुति की जीत की जो तस्वीर उभरी, वो चीख चीख कर एक नाम पुकार रही है, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र की राजनीति के देवाभाऊ। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी की जीत के पीछे उनके केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है, पर 2026 के बीएमसी निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी लकीर खींची है जिसने राजनीति के पुराने जानकारों को भी तंग करके रख दिया है। बिना किसी बड़े केंद्रीय चेहरे के, बिना दिल्ली की रैलियों के रेले के, कैसे देवाभाऊ ने अकेले दम पर बीएमसी का किला फतेह किया? देवाभाऊ ने किस तरह चाणक्य नीति अपनाकर सियासी विरोधियों को चारों खाने चित किया? और कैसे बीएमसी में ठाकरे बंधुओं की 25 साल पुरानी बादशाहत खत्म? सियासत में तारीखें सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं होती, वो गवाह होती हैं किसी के उदय की या किसी के पतन। पंद्रह दिसंबर 2025 महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव का बिगुल बजा। इसी दिन आचार संहिता लागू हो गई। 23 से 30 दिसंबर तक नामांकन का दौर चला। देवाभाऊ ने अपनी टीम चुनी। 227 वार्डों के लिए 1700 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन फडणवीस की नजर हर एक पार्षद की सीट पर खुद। बिना दिल्ली के बड़े चेहरे के देवेंद्र फडणवीस ने 3 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक पूरे महाराष्ट्र को नाप दिया। चर्चाएं चलने लगी कि अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच मराठी अस्मिता का मुद्दा बड़ा हो गया। ऐसे में बीजेपी ने एक सीधी चाल चली और वो ये थी कि मराठी बनाम बाहरी लोगों का मुद्दा
ज्यादा तूल ना पकड़े, इसके लिए उन्होंने बाहर के नेताओं को प्रचार के लिए ना बुलाने का फैसला लिया। अक्सर बड़े चुनाव में पीएम मोदी या अमित शाह की रैलियां होती हैं, लेकिन इस बार की रणनीति अलग थी। देवा भाऊ ने ठाकरे ब्रदर्स की विरासत वाली सियासत का सुपड़ा साफ करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट पर काम शुरू किया। फडणवीस ने हर वार्ड के लिए एक वॉर रूम बनाया। दिल्ली को संदेश था, मैं यहां से मोर्चा संभाल रहा हूं। सोशल मीडिया आर्मी को एक्टिव किया। युवा वोटर्स को साधने के लिए देवा भाऊ ने डिजिटल कैंपेन की कमान खुद संभाली। नेशनल नैरेटिव के बजाय लोकल मुद्दों की डिलीवरी पर जोर दिया। वोटर को यह समझाने में कामयाब रहे कि मुंबई को चलाने के लिए मुंबई वाला विजन चाहिए। देवा भाऊ का यह मूल मंत्र महायुति की जीत में तुरुप का पत्ता साबित हुआ। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। नतीजे आए, महायुति के महानायक बनकर उभरे देवा भाऊ का गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ, जिसके वो हकदार भी थे, किरदार भी थे और नायक। बीएमसी में महायुति की पताका ऐसे ही बुलंद नहीं हुई। माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा देवा भाऊ ने जीत के लिए ग्राउंड पर दिन रात पसीना बहाया। ये वो वक्त था जब ठाकरे ब्रदर्स की राजनीतिक रणनीति बंद कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद थी। देवा भाऊ ने महायुति के माथे जीत का तिलक लगाने के लिए कितना पसीना बहाया, ये जानेंगे तो देवेंद्र जीत के अकेले धुरंधर कैसे बने, ये क्लियर हो जाएगा। चुनाव के दौरान फडणवीस कुल 77 इवेंट्स में शामिल हुए। इसमें फडणवीस ने कुल 37 जनसभाएं की, 33 मीडिया इंटरव्यू भी की। 6 इंटरव्यू फडणवीस ने खुले मन से की, तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। विधानसभा से ज्यादा अच्छा परिणाम हम लोगों को महानगर पालिका के चुनाव में मिलेगा। और इसका कारण क्या है? विधानसभा के समय मुंबई का वोटर और विशेष रूप से मराठी वोटर अब वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अब यहां मुंबई में जो शिवसेना है, शिंदे जी की, बाला साहब ठाकरे की जो असली शिवसेना है, उस शिवसेना का वोटर तैयार हो गया। माइक्रो मैनेजमेंट के अलावा देवा भाऊ ने मुद्दों की नब्ज को टटोला और सही टाइमिंग पर सही मुद्दों को धार लगाई। ये मुद्दे वोटर के दिलों पर छाप छोड़ गए। ग्राउंड लेवल पर देवेंद्र वोटरों से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते, उनके मुद्दों को डायरी में नोट करते। मंथन के बाद देवा भाऊ ने जन मुद्दों को सुलझाने के लिए 3 ब्रह्मास्त्र तैयार किए। एआई और पारदर्शिता की गारंटी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रैली में वादा किया कि नगर पालिका आपके मोबाइल पर होगी। एआई के जरिए भ्रष्टाचार खत्म करने का रोडमैप जनता के गले उतरा। चुनाव नतीजों में दूसरा ब्रह्मास्त्र था देवा भाऊ का हिंदू और मराठी अस्मिता का संगम वाला दांव। जब उद्धव ठाकरे मराठी मानुष के नाम पर वोट मांग रहे थे, फडणवीस ने हिंदू मेयर और मराठी पहचान को विकास के साथ ऐसे कोलैबोरेट किया कि विरोधियों का ध्रुवीकरण का गणित ही बिगड़ गया। महाराष्ट्र की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी। मेट्रो 3, कोस्टल रोड और धारावी पुनर्विकास योजना को उन्होंने अपनी पर्सनल गारंटी के तौर पर पेश किया। सियासत में कद पद से नहीं बल्कि चुनौतियों को चीर कर निकलने की काबिलियत से तय होता है। देवेंद्र ने चुनावी तैयारियों को मैनेज किया। उन्होंने बीजेपी के कैडर को अदृश्य दीवार की तरह खड़ा कर दिया, जहां किसी बाहरी प्रचारक की जरूरत ही नहीं पड़ी। पार्टी में टिकट बंटवारे पर विरोध के सुर बुलंद नहीं होने दिए। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की तंग गलियों से निकलकर महाराष्ट्र की तख्त तक का सफर तय किया। वो नेता जो कभी पार्षद की कुर्सी पर बैठता था, डिप्टी सीएम बना, सीएम बना और आज महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर है। 1992 की बात है। महज 22 साल की उम्र में नागपुर के देवेंद्र ने सियासत में कदम रखा। 22 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा, नागपुर से पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो नागपुर के सबसे युवा मेयर बन गए थे। तब दिल्ली में बैठे सियासी पंडितों को एहसास नहीं था कि विदर्भ का ये लड़का
एक दिन मुंबई की रफ्तार पकड़ लेगा। एक लाइटर मोड पे कह देता हूँ कि आपने जब इंट्रोडक्शन किया उस समय कहा कि देवेंद्र जी, लोग आपको मुख्यमंत्री समझते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं, ये समाधान है। इसका मतलब मैं बनने वालों ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उसको समस्या मत मानिए, इतने बोलना चाहता हूँ। साल 1999 आते आते देवेंद्र फडणवीस की पहचान राजनीतिक गलियारों में देवा भाऊ के तौर पर बन चुकी थी। इसी साल देवा भाऊ ने विधानसभा का रुख किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15 साल बाद साल 2014 में वो पल भी आया जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुंबई वासियों ने ये परफॉर्मेंस जिन्होंने किया, जिन्होंने अच्छा काम किया, मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है। ये साफ जाहिर है। और हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल था। इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और 3.5 साल से, मैं सीएम मुख्यमंत्री था तब 2.5 साल, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है वो 1 साल, ऐसे 3.5 साल में जो मुंबई के लिए काम हुआ है और लोगों को विश्वास हो गया कि ये काम करने वाले लोग हैं और काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मुंबई वासियों ने किया है। सबको लगा कि कोई पुराना दिग्गज मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिल्ली की पसंद और काम की चमक ने देवेंद्र को 44 साल की उम्र में राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। शरद पवार के बाद वो राज्य की दूसरे सबसे युवा सीएम बने थे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। भाजपा और महायुति के हर कार्यकर्ता ने, हर कैडर ने मोदी जी का विजन सामने रख के मेहनत की और आज लोगों ने भी उनकी जो इंटेंशंस है उनको समझा, उनके मिशन और विजन को समझा और उन्हें वोटिंग किया है। इसका आनंद है और डेफिनेटली देवेंद्र जी ने ये पूरा जो मिशन था वो लीड किया था, बहुत मेहनत की थी, तो मुझे खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई। राजनीति अक्सर पसंद के लिए होती है, लेकिन फडणवीस ने इसे पलटवार के लिए इस्तेमाल किया। साल 2019 के चुनाव हुए, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अलायंस टूट गया। देवेंद्र को विपक्ष में बैठना पड़ा। 2022 में ऑपरेशन लोटस के बाद सत्ता बदली तो सबको लगा देवेंद्र फिर सीएम बनेंगे, लेकिन आलाकमान के आदेश पर देवा भाऊ ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया। ये देवेंद्र फडणवीस का संतोष नहीं था, ये उनकी राजनीतिक बढ़त थी। उन्होंने साफ दिखाया कि किस तरह पार्टी में वो पहले सिपाही है और नेता बाद में, और इसी रणनीति के तहत उन्होंने बीएमसी में तमाम समीकरण को पलट कर रख दिया। छोटे चुनाव से बड़ा मैसेज निकला। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। लोग पूछ रहे थे कि चाचा किधर, भतीजा किधर, तो सुनिए, इस बार की कहानी में रिश्ते कम और रिजल्ट ज्यादा बोल रहे। देवा भाऊ ने ऐसा जाल बुना कि पुणे से लेकर मुंबई तक चाचा और भतीजे के राष्ट्रवादी कांग्रेस का गणित बिगड़ गया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में, जिसे पावर का पावर केंद्र कहा जाता था, वहां इस बार सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी युति की बीजेपी के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही। सवाल उठ रहे कि चाचा भतीजे की आगे की सियासी राह होगी क्या, और कचहरी में अब इसी चाचा भतीजे के सियासी भविष्य की संभावनाओं को हम रखते हैं। महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनाव में जितनी नजरें ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव राज के अलावा शिंदे और फडणवीस पर थीं, उतनी ही नजरें चाचा और भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार पर भी थीं। मुंबई में जहां अजित पवार की पार्टी महायुति से अलग होकर चुनावी ताल ठोक रही थी, तो वहीं पुणे में अपना गढ़ बचाने के लिए चाचा और भतीजा एक साथ आ गए थे।
नगर निगम के चुनाव ने महाराष्ट्र में सारे समीकरण तोड़ दिए थे। हर वो गठबंधन बना जो कल्पना से परे था। जिस गढ़ को बचाने के लिए अजित पवार ने महायुति से नाता तोड़ा और वापस चाचा के पास चले गए, वो कोई काम नहीं आया। नतीजों से साफ है कि अजित पवार का ये दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अजित पवार और शरद पवार की स्थानीय स्तर पर हुई युति भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही। आपको बता दें कि चाचा और भतीजे की पार्टी के बीच पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में गठबंधन हुआ था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस पवार फैमिली यानी शरद पवार और अजित पवार के यूनाइट होने की बात कही जा रही थी, उसका आखिर क्या होगा? चुनाव में मिली करारी हार के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल लेंगे या फिर आगे इनमें कोई संभावना बचती है? पता ही नहीं चलता कि चाचा भतीजा साथ हैं, चाचा भतीजा अलग है, कब अलग हो जाते हैं, कब साथ हो जाते हैं या साथ साथ ही रहते हैं, अलग अलग दिखते हैं, कह नहीं सकते। राजनीति मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का जो राजनीति है ना, बड़ा कोऑपरेटिव मॉडल पे चलता है। बड़ा ही उसमें बड़ा रहस्य रहता है क्या हो। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो आगे की एनसीपी के दो पार्टियां तो हो गई ना, 1/2, तो आगे हमको लगता है कि ये एक हो जानी चाहिए, और अगर नहीं होनी चाहिए तो आधा जो है सुप्रिया सुले वाला फैक्शन हो सकता है कांग्रेस में विलय हो जाए। चुनाव से पहले भी इसको लेकर एनडीटीवी ने अजित पवार से आगे यूनाइटेड रहने को लेकर सवाल पूछा था। अजित पवार ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इशारों इशारों में ये कह दिया था कि ये गठबंधन सिर्फ स्थानीय चुनाव के लिए है। नहीं, अभी तो मैंने खाली कॉरपोरेशन के चुनाव के बारे में मेरा सोचना चालू है, और उसके बाद जिला परिषद, तालुका पंचायत। अजित पवार के जवाब ने पहले ही साफ कर दिया था कि पुणे का गढ़ पवार फैमिली के हाथ से ना निकले, इसलिए मजबूरी चाचा और भतीजा को साथ ले आई थी। ये लगभग तय ही माना जाए कि चाचा और भतीजे की राह अब एक नहीं होने वाली। हाँ, भविष्य में मजबूरी साथ ले आती है तो वो बात अलग है। आइए अब आपको वो बड़े कारण बताते हैं जिसकी वजह से पवार फैमिली साथ आने के बावजूद अपना गढ़ नहीं बचा सकी। भले ही शरद और अजित पवार साथ लड़े, लेकिन वोटर्स के मन में पुरानी कड़वी यादें बनी रही। दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं में ये स्पष्ट नहीं था कि किसका नेतृत्व असली है। नगर निगम स्तर पर मजबूत, लोकप्रिय और जमीनी नेताओं की कमी साफ दिखी। मैनेजमेंट, माइक्रो प्लानिंग और आक्रामक प्रचार में बीजेपी ने बढ़त बनाई। लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी थी। आईटी, मिडिल क्लास और युवा मतदाता पवार राजनीति से आगे बढ़ चुका है। वैसे नैरेटिव तो खुद को दुनिया का दादा समझने वाले मुल्क भी सेट करने में लगे। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने मीडिया को एड्रेस किया और कहा कि जो देश ग्रीनलैंड का साथ देंगे उन पर भी टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले यही बात ईरान के लिए कही थी, लेकिन हुआ क्या? ईरान अभी भी अमेरिका को खुलकर धमकियां दे रहा। और ये सिचुएशन तब है जब अमेरिका ने कह रखा था कि ईरान की सरकार, वहां की टॉप लीडरशिप उनकी बात सुन रही, फांसियां रोक दी गई। लेकिन आज एक शॉकिंग खबर सामने आई। ईरान के हालात पर नजर रखने वाले मानवाधिकार संगठन ने कहा कि खामनोई का फांसी घर खुल गया है। 50 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। दूसरा अपडेट ये कि वहां मौत का आंकड़ा 2700 के करीब पहुंच गया। यही वजह है कि एक बार फिर अमेरिका ने वॉर वाली किताब का पन्ना पलटना शुरू कर दिया। ये कहा जा रहा कि ट्रंप के सारे ऑप्शन खुले हैं। अमेरिका की चेतावनी पर ईरान से कैसा रिस्पॉन्स आया, खामनई के वफादार ने ट्रंप को क्या धमकी दी, अगली पेशी से बात।
क्या ईरान पर हमला नहीं टालेंगे ट्रंप? क्या खामनेई के खिलाफ ऑल आउट अटैक होगा? क्या शांति वाली डील ब्रेक हो गई? क्या ईरान ने चुपचाप फांसी देना शुरू कर दिया? ये वो सवाल हैं जिसने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच जंग की बातों को हवा दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, ईरान में फांसी टाल दी गई है और हिंसा पर रोक लगाई जा रही है, अब उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि ईरान के खिलाफ सारे विकल्प खुले हुए हैं। ईरान के खिलाफ जोरदार हमला हो सकता है। ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं। पहले व्हाइट हाउस का यह बयान सुन लीजिए। The President understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the President and his team are closely monitoring this situation. इस बयान की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया, उसी वक्त मानवाधिकार संगठनों की तरफ से खामनेई के फांसी घर को लेकर नई रिपोर्ट्स और खुलासे होने लगे। एक मानवाधिकार संगठन की तरफ से कहा गया कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगा करने वालों को ईरान ने, वहां की सरकार ने खामनेई के ऑर्डर पर फांसी देना शुरू कर दिया है। कहा गया कि कम से कम 52 लोगों को फांसी दी गई और वक्त के साथ यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि एनडीटीवी इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये वही संगठन है जिसने सबसे पहले कहा था कि ईरान में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, और फिर ईरान की सरकार ने ये बात मानी भी थी, वो भी ऑन कैमरा। शहीद और वेटरन्स अफेयर फाउंडेशन के चीफ ने अमेरिकी और इजरायली एजेंटों के जरिए किए गए आतंकी हमलों में शहीदों की बड़ी संख्या का जिक्र करते हुए कहा कि 2/3 से ज्यादा पीड़ित शहीद हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है, जिन्हें अलग अलग हथियारों से मारा गया। लेकिन अब बात जंग की हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान ने अमेरिका से किया अपना कमिटमेंट तोड़ दिया है, और दूसरी तरफ ईरान से एक बार फिर ट्रंप को धमकी देने वाली बातें कैमरे के सामने यानी ऑन रिकॉर्ड सामने आ रही हैं। इस बार रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक अफसर ने कह दिया कि अगर ट्रंप नहीं माने तो हाथ काट दिए जाएंगे, अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। हम सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, तुर्की और इराक के साथ भाईचारा और दोस्ती बनाए रखेंगे, लेकिन इन देशों में स्थित आपका कोई भी सैन्य बेस सुरक्षित नहीं होगा। हम सलाह देते हैं वापस चले जाएं, इससे आगे न बढ़ें। अगर हम आगे बढ़े तो फिर युद्ध विराम जैसी बातों की कोई चर्चा नहीं होगी। अब ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्हें ईरान की पल पल की रिपोर्ट मिल रही है। जाहिर है उन्हें इस बयान की रिपोर्ट भी मिली होगी, लेकिन सवाल है कि आखिर खामनेई के पास इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? वो किस बिना पर ट्रंप के साथ जंग की तैयारी की बातें कर रहे हैं? तो इसका जवाब है पुतिन। दरअसल रूस और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं, और ये दोस्ती ईरान ने यूक्रेन युद्ध में निभाई भी है। अब पुतिन की बारी है, शायद इसीलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर नजर रखी है, और अब तो उन्होंने ईरान को लेकर इजराइल तक से बात की है। हो सकता है इसीलिए खामनेई बार बार ट्रंप के खिलाफ खुलकर बयान दे रही हों। आप कोई भी हों, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए काम करते हैं तो देश आपको ठुकरा देता है। जहां तक उस शख्स की बात है जो वहां घमंड और अकड़ के साथ बैठा है, पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे भी ये पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के तानाशाह और घमंडी ताकतें जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग ठीक उसी समय सत्ता से हटाए गए जब वो अपने घमंड के शिखर पर थे। इसे भी हटाया जाएगा। ईरान उन लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगा जो विनाश करने वाले हैं। وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند این هم سرنگون خواهد شد। हालांकि बात अब ईरान और अमेरिका की चौहद्दियों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी यूएन तक पहुंच गई। यहां भी अमेरिका और ईरान के बीच वार पलटवार हुए। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही क्रूर और दमनकारी कार्रवाई को रोकने वाले सभी ऑप्शन खुले। वहीं ईरान ने भी कह दिया कि उनका देश टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका की ओर से कोई आक्रामक कदम उठाया गया तो ईरान जवाब जरूर देगा। ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا
ईरान के प्रशासन ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसमें ईरान में हिंसा और हत्या करने के इरादे से भेजा गया था और उसे इस काम के लिए $6000 दिए गए थे। ईरान के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि अमेरिका और इजराइल के साथ उनके दूसरे साथी मुल्कों ने कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए हुए थे जिसमें अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ काम हो रहा था ताकि आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा सके। कुछ प्रदर्शनकारी ऐसे थे जो नशा करके आए थे और उनकी मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी, गोलीबारी की वजह से नहीं। मतलब साफ, अब ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर जंग की आहट तेज होती दिखाई दे रही है। और वैसे भी जब पिछली बार ट्रंप ने ईरान को ऑफर दिया था तो उसके 10 दिन बाद न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिरा दिए थे। अब एक बार फिर ऑफर दिया है तो क्या बम गिराने की बारी आने वाली है? तेहरान धुआं धुआं होने वाला है। मिडिल ईस्ट में महातबाही इंतजार कर रही है। सवाल बाकी है। और इसी के साथ आज की कचहरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते। शुभ रात्रि, नमस्कार।